नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। अमेरिका ईरान युद्ध विराम की घोषणा के बाद भारतीय शेयर बाजार में आज जबरदस्त तेजी के साथ शुरुआत हुई। दोनों प्रमुख सूचकांक बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी हरे निशान पर खुले। बीएसई सेंसेक्स लगभग 2674 अंकों की उछाल के साथ 77,290 पर खुला। वहीं निफ्टी ने भी 761 अंक या 3.61% की जबरदस्त तेजी के बाद 23,855 के लेवल पर कारोबार की शुरुआत की। भारतीय रिजर्व बैंक ने नए वित्त वर्ष की पहली मौद्रिक नीति में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि समिति ने सर्वसम्मति से रेपो रेट को 5.25% पर बरकरार रखा है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था में ग्रोथ का रुख मजबूत बना हुआ है। फरवरी तक के ताजा आंकड़े दिखाते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी जारी है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रहेगी। पहली तिमाही में जीडीपी वृद्धि दर 6.8%, दूसरी तिमाही में 6.7%, तीसरी तिमाही में 7% और चौथी तिमाही में 7.2% रहने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के तहत मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज भवानीपुर सीट से बतौर तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन के मौके पर टीएमसी ने शक्ति प्रदर्शन किया। सीएम ममता के साथ टीएमसी के दिग्गज नेता और कार्यकर्ताओं का हुजूम नजर आया। असम, केरलम और पुदुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच तीनों राज्यों में कल एक ही चरण में वोट डाले जाएंगे। इसके लिए चुनाव आयोग ने विशेष तैयारी की है। मतदान केंद्रों के अलावा सहायक मतदान केंद्र भी स्थापित किए गए। चुनाव प्रक्रिया के प्रबंधन के तहत प्रशिक्षित चुनाव अधिकारियों को तैनात किया गया है। वहीं कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए पुलिसकर्मियों और केंद्रीय बलों की कर्मियों की तैनाती की गई है। असम में कुल 2.5 करोड़ मतदाता हैं, यानी कि 2.5 करोड़ मतदाता हैं। 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में 5.75 लाख युवा पहली बार मतदान करने वाले। 126 सीटों पर 722 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और बहुमत का आंकड़ा 64 है। केरल में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान के लिए चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी है। राज्य में कुल 2.71 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें 1.32 करोड़ पुरुष, 1.39 करोड़ महिलाएं और 273 थर्ड जेंडर वोटर्स शामिल हैं। पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, जिनमें 5 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यहां सरकार बनाने के लिए 16 सीटों का बहुमत जरूरी है। कुल 9.44 लाख मतदाता है। 5 विदेशी मिशन के प्रतिनिधियों सहित 23 देशों के कुल 43 प्रतिनिधि विधानसभा चुनावों को नजदीक से देखने के लिए असम, केरलम और पुडुचेरी का दौरा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को बताया कि ये प्रतिनिधि इंटरनेशनल इलेक्शन विजिटर्स प्रोग्राम 2026 का हिस्सा है और आईईवीपी चुनाव आयोग का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य दूसरे देशों के चुनाव निकायों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ आपसी सहयोग बढ़ाना है। विदेशी चुनाव निकायों के प्रतिनिधियों को भारत के चुनावी ढांचे के तरीके की पूरी जानकारी देता है। पश्चिम बंगाल में मतदान के दिन पोलिंग एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की अनुमति नहीं देने की खबरों को लेकर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। आयोग ने इस खबर का खंडन किया है। चुनाव आयोग ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि मीडिया द्वारा प्रसारित की जा रही यह खबर गलत है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि पोलिंग एजेंटों के बैठने से संबंधित कोई नई गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। आयोग ने यह भी बताया कि मतदान के दिन पोलिंग एजेंटों से संबंधित पिछली गाइडलाइन यथावत बनी रहेगी, इसलिए इस मामले में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग ने जेलों और सुधार गृहों में कड़ी सुरक्षा और निगरानी के निर्देश जारी किए हैं। चुनाव अवधि में किसी भी कैदी को पेरोल या अस्थायी रिहाई नहीं दी जाएगी। केवल लिखित अनुमति पर छूट मिल सकती है। जेलों में जैमर सक्रिय रहेंगे और मोबाइल फोन, नकदी या नशीले पदार्थों की तलाशी ली जाएगी। इस दौरान कुख्यात कैदियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी और कैदियों से मिलने और वालों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है।
आरोप है कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा फैलाने और भड़काऊ बयान दिए। भाजपा ने दावा किया कि अभिषेक बैनर्जी ने रैना में एक सभा में भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसात्मक भाषा का इस्तेमाल किया। पार्टी ने इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया। तमिलनाडु की माइलापुर सीट से भाजपा प्रत्याशी तमिलसाई सुंदरराजन ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि तमिलनाडु में परिवारवाद की राजनीति बन गई है, जनता पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। केंद्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों को वितरित करने के लिए 5 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडरों की दैनिक मात्रा को दोगुना कर दिया है। ये सिलेंडर राज्य सरकार के पास उपलब्ध होंगे। अब तक 23 मार्च से 7.8 लाख 5 किलो के एलपीजी सिलेंडर मुफ्त में बेचे जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की उपलब्धता बढ़ाकर प्रतिदिन 180 से बढ़ाकर 360 सिलेंडर कर दिए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने जागरूकता शिविर आयोजित किए, जिनमें 10,000 से ज्यादा सिलेंडर बिके। सरकार ने लोगों से अफवाहों से बचने और केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने की अपील की। ईरान में हाल की घटनाओं को देखते हुए भारतीय दूतावास तेहरान में आज नई सुरक्षा एडवाइजरी जारी की गई है। इसमें ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को जल्द से जल्द देश छोड़ने की सलाह दी गई है। इसके अलावा एडवाइजरी में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बिना दूतावास से पूर्व परामर्श किए जाने का कोई प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने लिखा कि मातृभूमि के लिए उनका सर्वोच्च बलिदान सभी राष्ट्रभक्तों के लिए प्रेरणा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अमर सेनानी मंगल पांडे को उनके बलिदान दिवस पर नमन किया। उन्होंने लिखा कि उनका बलिदान मातृभूमि और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए हर तरह का त्याग करने की हम सबको प्रेरणा देता है। राजधानी दिल्ली के लिए आईएमडी ने 8 अप्रैल के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान तेज हवा, बादल छाए रहने, बारिश और कहीं कहीं गरज के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई है। राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर के कुछ भागों में बादल छाए रहने के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ आंधी तूफान, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की चेतावनी है। ग्वालियर, दतिया, भिंड जिलों में कहीं कहीं बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। यूपी के आगरा, मथुरा, सहारनपुर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, ज्योति बाफूले नगर, बरेली, बांदा और लखनऊ के में मध्यम से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। उत्तराखंड के नैनीताल, देहरादून, रुद्रप्रयाग, पौड़ी गढ़वाल, चंपावत, पिथौरागढ़, चमोली, बागेश्वर और टेहरी गढ़वाल में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी है। हिमाचल के मंडी, कुल्लू, शिमला, कांगड़ा, लाहौल और स्पीति में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी चंडीगढ़ में हल्की बारिश की संभावना है। हरियाणा के अंबाला, पंचकुला, नरनौल और रोहतक में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने 8 और 9 अप्रैल को गुजरात में गरज, बिजली और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में मौसम खराब रहने का अनुमान है। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट जिलों में 11 और 12 अप्रैल को मध्यम बारिश होने की संभावना है, जबकि डेल्टा जिलों में छिटपुट स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहने वाले 92 वर्षीय आदिवासी तारपा वादक बिकलिया लाडकिया डिंडा ने करीब 400 साल पुराने तारपा वादन कला को जीवित रखा है। वे इस कला को अपने सुरों से संजीवनी दे रहे हैं, जो उनके पूर्वजों से विरासत में मिली है। गोस्वामी श्री गुरु नाभादास महाराज का आज 490वां प्रकाश उत्सव मनाया जा रहा है, जो उनके जीवन और शिक्षाओं की महत्वता को दर्शाता है। इस अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा सांस्कृतिक विरासत और धार्मिक उत्साह का अद्भुत संगम है। उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में 22 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें शिक्षा, उद्योग, परिवहन और समाज कल्याण से जुड़े अहम फैसले शामिल हैं। प्रदेश सरकार ने छात्रों के लिए 25 लाख नए टैबलेट खरीदने का निर्णय लिया है, जिससे डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा 15,189 करोड़ रुपए के औद्योगिक निवेश को मंजूरी दी गई है। परिवहन क्षेत्र में 49 नए बस अड्डों के निर्माण को भी पीपीपी मॉडल से मंजूरी मिल चुकी है। बंटवारे के समय पाकिस्तान से आए परिवारों को कृषि भूमि का स्वामित्व देने का निर्णय भी लिया गया है। भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठित
प्रशिक्षण जहाज INS सुदर्शनी ने फ्रांस में आयोजित समुद्री महोत्सव एस्केल ए सेटे में पहली बार भाग लिया। इस भागीदारी ने भारत की समुद्री धरोहर और साझेदार देशों के साथ बढ़ते नौसैनिक रिश्तों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित किया। INS सुदर्शनी को गोवा शिपयार्ड में निर्मित किया गया था और 2012 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। ये जहाज नौसैनिक कैडेट्स को पारंपरिक नौसैनिक कला और नेविगेशन में प्रशिक्षण देने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यूरोप से होते हुए INS सुदर्शनी अमेरिका की ओर अपना सफर जारी रखेगा, जहां वे समुद्री कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से कई अंतर्राष्ट्रीय स्थलों पर अपनी यात्रा करेगा। देश में दवा अनुसंधान और नवाचार को गति देने के उद्देश्य से रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग की ओर से नवे इंडिया फार्मा कॉन्फ्रेंस का आयोजन 13 और 14 अप्रैल को किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन फिक्की के सहयोग से किया जा रहा है। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे और ब्रेक के बाद भी रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को रखेंगे जारी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका स्वागत है। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते आगे। बीते 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने देश में करोड़ों की संख्या में युवा उद्यमी तैयार किए हैं। इस दौरान योजना के अंतर्गत कुल 52.37 करोड़ खाते खोले गए हैं और करीब 33.65 लाख करोड़ रुपए का बिना गारंटी का लोन प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिलाएं अब आत्मनिर्भरता की नई मिसाल बन रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उनके सपनों को साकार करने में अहम भूमिका निभा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 वर्ष पूरे होने पर एक्स पर लिखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व के परिणाम स्वरूप देश में स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को नई गति प्राप्त हुई है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के निर्देशानुसार सरकार ने कमर्शियल LPG की उपलब्धता बढ़ा दी है और प्रवासी मजदूरों और छात्रों के लिए प्रतिदिन 180 सिलेंडरों का आवंटन बढ़ाकर 360 सिलेंडर कर दिया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे सुरक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अहम भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि कैमरे सिस्टम की आंखें होंगी और AI उसका दिमाग। यह तकनीकी बदलाव रेलवे सुरक्षा को मजबूत करने में क्रांतिकारी साबित हो रहा है। भारत का स्वच्छ ऊर्जा विस्तार जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से हटकर विविध और कम कार्बन वाले ऊर्जा स्रोतों की ओर एक निर्णायक संरचनात्मक बदलाव का प्रतीक है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की PLI योजना के तहत अब तक 9,207 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित हुआ है और करीब 3.29 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं। इस योजना का उद्देश्य वैल्यू एडिशन बढ़ाना, प्रोसेसिंग क्षमता का विस्तार करना और खासकर ग्रामीण और गैर कृषि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करना है। मध्य प्रदेश के रायसेन में 3 दिन कृषि का महाकुंभ चलेगा, जहां फसल के साथ साथ डेयरी, पोल्ट्री, मत्स्य पालन, बकरी पालन, FPO, मार्केटिंग और ग्रामीण महिलाओं की आजीविका के अवसरों पर विशेष ध्यान होगा, ताकि किसानों की आय के अनेक मजबूत स्तंभ तैयार हो सके। भारत का स्वच्छ ऊर्जा विस्तार जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता से हटकर विविध और कम कार्बन वाले ऊर्जा स्रोतों की ओर एक निर्णायक संरचनात्मक बदलाव का प्रतीक है। सरकारी क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने AI बहुभाषी चैटबॉट बॉब संवाद लॉन्च किया और इससे ग्राहक 22 भाषाओं में बैंकिंग सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने एक नई उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना शुरू की है। इसका उद्देश्य खाद्य उद्योग को मजबूत बनाना, भारतीय ब्रांड्स को दुनिया भर में प्रमोट करना और दुनिया के बड़े खाद्य निर्माता कंपनियों में भारत को शामिल करना है। भारत का मत्स्य पालन क्षेत्र पिछले कुछ वर्षों में तेजी से उभरकर देश की अर्थव्यवस्था का एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में इस सेक्टर के लिए 2,761 करोड़ रुपए की अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक बजटीय सहायता प्रस्तावित की गई है। एक आधिकारिक बयान में सरकार ने बताया कि भारत आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन चुका है और वैश्विक उत्पादन में उसका लगभग 8% योगदान है।
भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ने एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। वैश्विक अस्थिरता के बीच भी भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है और जीडीपी ग्रोथ वित्त वर्ष 2027 में 6.2% रहने का अनुमान है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने मंगलवार को टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल प्लान को लेकर नया प्रस्ताव दिया है। अब फोन कॉल और एसएमएस वाले सस्ते प्लान अनिवार्य किए जा सकते हैं। प्रस्ताव के अनुसार टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बिना डेटा वाला प्लान देना होगा। अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने 50 करोड़ टन कार्गो हैंडलिंग का आंकड़ा पार कर लिया है। ये उपलब्धि कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। अमेरिका और ईरान के सीजफायर के बाद ऊर्जा समृद्ध खाड़ी क्षेत्र में बड़े संघर्ष की आशंकाएं कम हो गई हैं। ईरान को लेकर ट्रंप के संकेत के बाद तेल की कीमतों में गिरावट आई है। अमेरिकी कच्चे तेल के भाव $100 प्रति बैरल से नीचे गिर गए हैं, जिससे हालिया बढ़त उलट गई है। ये बढ़त हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास कई हफ्तों से जारी तनाव के कारण हुई थी, जो वैश्विक तेल परिवहन का एक प्रमुख मार्ग है। अमेरिका इजरायल के ईरान पर हमले से शुरू हुई महाजंग के बीच अब राहत की खबर सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने कहा कि स्थगन की शर्त यह है कि ईरान तुरंत और सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोले। ये कदम दोनों पक्षों के लिए युद्ध विराम का काम करेगा। सीजफायर पर अमेरिका और ईरान दोनों सहमत हुए, साथ ही इजरायल भी हमले रोकने पर राजी हुआ है। ये सीजफायर फिलहाल 2 हफ्ते के लिए लागू होगा। ट्रंप ने भी खुलासा किया है कि वॉशिंगटन को ईरान की ओर से 10 बिंदुओं का प्रस्ताव मिला है, जिसे उन्होंने बातचीत के लिए एक व्यावहारिक आधार बताया। इराक ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम का स्वागत किया है। मंत्रालय ने कहा कि वह संवाद और कूटनीति के जरिए समाधान का समर्थन करते हैं और सभी पक्षों से अपील की है कि वे युद्ध विराम का पूरी तरह पालन करें। ईरान और अमेरिका संघर्ष विराम के बीच इजरायल ने युद्ध विराम पर सहमति व्यक्त की है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय ने बयान में कहा है कि इजरायल राष्ट्रपति ट्रंप के उस फैसले का समर्थन करता है। इराक के बगदाद से अपहृत हुई अमेरिकी पत्रकार शैली किटलसन को रिहा कर दिया गया है। किटलसन का कुछ दिन पहले आतंकवादी संगठन कटाइब हिजबुल्लाह के सदस्यों ने अपहरण किया था। इजरायल के हमलों में लेबनान के सिदोन में कम से कम 8 लोग मारे गए हैं। यह हमला इजरायल और लेबनान के बीच बढ़ते तनाव के कारण हुआ है और इस हमले में कई लोग घायल भी हुए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के प्रयासों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से बड़ा झटका लगा है। हॉर्मुज खोलने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के अल्टीमेटम के बीच यूएनएससी ने बहरीन के प्रस्ताव पर वोटिंग की। बहरीन की तरफ से लाए प्रस्ताव पर रूस और चीन ने वीटो किया है, जिस कारण प्रस्ताव धराशायी हो गया। 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव के पक्ष में 11 वोट पड़े, 2 सदस्य मतदान में अनुपस्थित रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा संघर्ष विराम की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद आज तड़के इजरायल के तेल अवीव में आसमान में कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। जापान ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्ध विराम समझौते का स्वागत किया है। ये बात जापानी सरकार के प्रवक्ता मिनोरू किहारा ने कही। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टेमिस 2 मिशन पर 4 अंतरिक्ष यात्रियों की चंद्रमा के दूरस्थ हिस्से तक यात्रा को एजेंसी के एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर अमित क्षत्रिय ने वैश्विक तनाव के बीच उम्मीद की किरण बताया। नेटो प्रमुख मार्क रूटो 8 अप्रैल को वॉशिंगटन दौरे पर रहेंगे, जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के यूरोपीय सहयोगियों पर हालिया बयान के बाद अहम माना जा रहा है। अफगानिस्तान के खोस्त प्रांत में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद एक दीवार गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई है और 2 बच्चे घायल हो गए। सीनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने दम दिखाया। ग्रीको रोमन वर्ग में ललित ने 55 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। ग्रीको रोमन में 3 साल बाद ये रजत पदक आया है। ग्रीको रोमन पहलवान सुनील कुमार ने भी अपना दम दिखाया है और 87 किलोग्राम भार वर्ग से कांस्य पदक जीता है। कांस्य पदक के मैच में उज्बेकिस्तान के मुहम्मद कोदिर रासुलोव को हराया है। मंगोलिया में आयोजित हो रही एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के विश्वनाथ सुरेश ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में सेमीफाइनल मैच में जॉर्डन के हुतियेफा आशीष को 5-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई।
वहीं 60 किलोग्राम भार वर्ग में सचिन भी फाइनल में पहुंचने में कामयाब रहे। सचिन ने सेमीफाइनल मुकाबले में थाईलैंड के सकदा रुआमथम को 4-1 से मात दी। आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत का दमदार प्रदर्शन। पलक और मुकेश नेलावली ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में जीता स्वर्ण। चीन और हंगरी को हराकर भारत ने जीता स्वर्ण। भारत की शीर्ष मिक्स्ड डबल्स जोड़ी ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो ने बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप जीत के साथ की शुरुआत। थाईलैंड की जोड़ी को 3 गेम तक चले मुकाबले में हराया। आज पुरुष एकल वर्ग में लक्ष्य सेन करेंगे अपने अभियान की शुरुआत। पहले दौर के मैच में हांगकांग के चिऊ की से होगा उनका सामना। इंडियन प्रीमियर लीग में आज दिल्ली में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच भिड़ंत देखने को मिलेगी। दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पहले दोनों मैच जीतकर शानदार शुरुआत की है। इंडियन प्रीमियर लीग में राजस्थान रॉयल्स की जीत का सिलसिला जारी है। टीम ने गुवाहाटी में बारिश से प्रभावित मुकाबले में मुंबई इंडियंस को 27 रन से हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व ओपनर डेविड वार्नर पर ड्रिंक एंड ड्राइव का केस दर्ज हुआ है। सिडनी में पुलिस ने उन्हें ब्रीथ टेस्ट के दौरान पकड़ा और गिरफ्तार कर थाने ले गई। मोंटे कार्लो मास्टर्स में यानिक सिनर ने दूसरे दौर का जीता मुकाबला। फ्रांस के उगो हम्बर्ट को 6-3, 6-0 से शिकस्त दी। वहीं कार्लो अल्कराज ने भी जीता दूसरे दौर का मैच। अर्जेंटीना के सेबेस्टियन बेस को 6-1, 6-2 से हराया। यूएफा चैंपियंस लीग में क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में रियल मैड्रिड को मिली हार। बायर्न म्यूनिख ने 2-1 से हराया। वहीं आर्सेनल ने क्वार्टर फाइनल के पहले लेग का जीता मुकाबला। स्पोर्टिंग सीपी की टीम को 1-0 से दी मात। और आज देर रात बार्सिलोना और एटलेटिको मैड्रिड क्वार्टर फाइनल के पहले लेग में भिड़ेंगे। वहीं लिवरपूल के सामने होगी पीएसजी की चुनौती। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।